हे वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसा आपने कल की क्लास में पढ़ा था यूनियन बजट, आज भी हम वही कंटिन्यू करेंगे। कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसका इंट्रोडक्शन किया था थोड़ा सा, देन हमने ये डिस्कस किया था कि हम एनालिसिस एंड ग्लोसरी करेंगे। देन हमने उसका इंट्रोडक्शन किया था हल्का सा कि बजट कहाँ कैसे पेश किया जाता है पार्लियामेंट में। देन हमने ये देखा था कि वो 6 पिलर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें से फर्स्ट पिलर हमारा कंप्लीटली डिस्कस हो गया था, हेल्थ एंड वेलबींग। एंड सेकेंड पिलर फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। आत्मनिर्भर भारत, टेक्सटाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड एसेट मोनेटाइजेशन। आज हम डिस्कस करेंगे इसका 6th पॉइंट, शार्प इंक्रीज इन कैपिटल बजट। ठीक है। ओवर ₹4.12 लाख करोड़ एलोकेटेड इन 2021। 2020-21 में 4.12 लाख करोड़ एस्टिमेट किए गए थे कि खर्चा आएगा। आपकी बात का खर्चा कितना रखा गया है? 5.54 लाख करोड़। ठीक है। वैसे तो कहने का ये है कि बजट जो है इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर आया था, गवर्नमेंट अपना खर्चा बचाना चाह रही है, बट हर साल जो है डेवलपमेंट स्कीम लाने के लिए खर्चा बढ़ी जाता है। और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि नुकसान हो रहा है, उसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट ज़्यादा होने वाली है। तो ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है। रोड्स एंड हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए जाएं। कॉरिडोर क्या होता है? पैसेज होता है ना, कॉलेज में होता था, स्कूल में होता था कि उसके क्लास के बाहर पैसेज होता था। तो ऐसे इकोनॉमिक कॉरिडोर किसको बोला जाता है? रूट्स को बोला जाता है, रोड्स को और हाईवेज को, जिनके थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं। ठीक है। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लाया जाएगा, 4 लेन और 6 लेन हाईवेज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। देन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा? नेशनल रेलवे प्लान लाने की सोच रहे हैं 2030 के लिए। देन वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, हमारे पास फ्राइट कॉरिडोर है वेस्टर्न और ईस्टर्न भी है, नॉर्थ साउथ है। जो वेस्टर्न और ईस्टर्न है उनको कमीशन किया जाएगा बाय जून 2022। देन पैसेंजर्स की कन्वीनियंस के लिए मेजरमेंट किए जाएंगे विस्टा डोम कोच। इसका वैसे आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ। कोच ट्रेन का डिब्बा होता है ना, तो विस्टा डोम कोच स्पेसिफिक कोच है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, बहुत कंफर्टेबल है। वो स्पेसिफिकली टूरिस्ट रूट्स पे रखा गया है पैसे कमाने के लिए। ठीक है। और हाई डेंसिटी नेटवर्क लाया जाएगा और हाईली यूटिलाइज नेटवर्क रूट्स देखे जाएंगे। देन ट्रेन कोलिजन को जो है एलिमिनेट किया जाएगा, जो कि ह्यूमन एरर की वजह से होता है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। उसमें क्या किया जाएगा? अर्बन एरियाज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शेयर बढ़ाया जाएगा, पब्लिक जो बस ट्रांसपोर्ट होती है उसका शेयर बढ़ाया जाएगा। देन मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो लाई जाएगी। अब मेट्रो लाइट क्या होती है? जैसे फेसबुक होती है, फेसबुक लाइट होती है। फेसबुक ज़्यादा एमबी की होती है, फेसबुक लाइट कम एमबी की होती है। इन द सेम वे मेट्रो होती है, मेट्रो लाइट होती है। मेट्रो क्या होती है? ज़्यादा कैपेसिटी की होती है, मेट्रो लाइट कम कैपेसिटी की होती है। अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं तो आप ऐसी गाड़ी क्यों लेकर आओगे जिसमें 8 मेंबर बैठ सकते हैं? क्योंकि वो खर्चा ज़्यादा देगी ना आपको, महंगी भी तो आएगी। तो ऐसी जगह पे जहाँ पर कम पॉपुलेशन ट्रैवल करती है मेट्रो में, वहाँ के लिए मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो क्या होती है? एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मेट्रो होती है जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होती है। वो सब लेकर आया जाएगा किसमें? टायर 2 एंड टायर 1 सिटीज़ में भी। देखते हैं टायर 2 टायर 1 सिटीज़ क्या है। मेट्रो लाइट मेट्रो न्यू मैंने आपको बता दिया है। देन टायर 1 टायर 2 टायर 3 क्या है? हमारी इंडिया की सिटीज़ को डिवाइड किया गया है टायर 1 टायर 2 टायर 3 में। बेसिकली किसके बेस पे? कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है। देन पॉपुलेशन के बेस पर भी डिवाइड किया गया है कि इतनी पॉपुलेशन वाली फर्स्ट टायर में, इतनी सेकंड, इतनी थर्ड, और उसके अकॉर्डिंग फोर्थ फिफ्थ सिक्स टायर भी है। ठीक है। बाकी सबसे हमें क्वेश्चन लेना देना। टायर 1 सिटीज़ में आपकी 9 सिटीज़ आती हैं जिनको आप लर्न कर सकते हैं। बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई मुंबई, अहमदाबाद, पुणे। यहाँ पर 1 मिसिंग है, आप देख लेना कौन से वाले मिसिंग है। ठीक। देन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। कंज्यूमर जो है मोर देन 1 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से चूज़ कर सकेंगे कि उन्हें अपना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कहाँ से चाहिए। अभी एक ही होता है ना। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वायबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए रिफॉर्म्स लाए जाएंगे उसके अंदर, और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को भी लॉन्च किया जाएगा। रिजल्ट लिंक्ड होगी जो, मतलब क्या कि आपने क्या किया, मान लो एक स्कीम है, उसको एक छोटी जगह पे इम्प्लीमेंट करके देखा, आपको रिजल्ट अच्छा मिला, तो फिर आप क्या करोगे? उसको वापस से इम्प्लीमेंट करोगे बड़े एरिया में और रिजल्ट के बेस पर काम करोगे। उसको कहते हैं रिजल्ट लिंक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। द स्कीम विल प्रोवाइड असिस्टेंस टू डिस्कॉम्स। डिस्कॉम्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये स्कीम क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। देन एक नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लाया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, मतलब जिसमें हाइड्रोजन का हम यूज़ करेंगे एनर्जी सोर्स के लिए।
देन पोर्ट्स, शिप्स एंड वाटरवेज की बात की जाती है। 7 प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे इस फील्ड में, पी मोड में। ये मोड क्या है भी ग्लोसरी में देखेंगे। देन मर्चेंट शिप्स जो है उनका नंबर इंक्रीज किया जाएगा। पीपीपी समझ लेते हैं क्या है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ में जो गवर्नमेंट है वो अपना पूरा पैसा नहीं लगाती है, जैसे मैंने भी बताया था INVITs एंड REITs। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है कि सपोज गवर्नमेंट जो है एक रेलवे ट्रैक बनाने जा रही है कि उसमें 50% गवर्नमेंट ने पैसा लगा दिया एंड 50% प्राइवेट इन्वेस्टर ने, उसको पीपीपी बोलते हैं। देन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में क्या होगा, उज्ज्वला स्कीम का एक्सटेंशन किया जाएगा और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 100 और डिस्ट्रिक्ट्स ऐड किए जाएंगे। एक इंडिपेंडेंट जो हमारा गैस का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना हुआ है उसको ऑपरेट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटर सिस्टम सेटअप किया जाएगा सो दैट उसका डिस्ट्रीब्यूशन और ज़्यादा ईजी हो सके। उज्ज्वला योजना क्या है वो देख लेते हैं। उज्ज्वला योजना हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 1 मई 2016 को लॉन्च की थी, जिसमें ये एम रखा गया था कि 50 मिलियन LPG कनेक्शंस दिए जाएंगे टू वीमेन ऑफ BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल क्या होती है कि आपका जो पैसे वैसे आपके पास कितने हैं उसको फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड रखा जाएगा। जैसे आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं उसके ऊपर आपका बार कोड बना होता है ना, तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में जब स्टॉक्स एक्सचेंज होते हैं तो उनके लिए भी एक कोड होता है, यूनिक कोड होता है। तो वो बहुत सारे अलग अलग कोड होते थे पहले, अब एक सिंगल कोड लाया जाएगा। देन वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब बनाया जाएगा गिफ्ट IFSC पे। गिफ्ट IFSC क्या है, एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है गुजरात में, इसको डिटेल में ग्लोसरी में पढ़ेंगे। फिनटेक आपका क्या होता है, जैसे आपकी टेक्नोलॉजी होती है अलग अलग फील्ड में यूज़ होती है ना, तो जब आपकी टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए यूज़ होती है, से बैंक में अगर आप हाईटेक यूज़ कर रहे हो तो वो क्या हो जाती है, फिनटेक हो जाती है, ठीक है। फिनटेक हब बनाया जाएगा गुजरात में। एक नया परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लाया जाएगा जिससे कि बॉन्ड मार्केट डेवलप होगी। अब ये देख लेते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। सपोज आपने किसी को पैसे उधार दिए और उस बंदे को आपको वापस देने, अब क्या गारंटी है कि वो आपको वापस देकर जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं उससे कि तुझे मेरे को इतनी डेट पर इतने पैसे इतने इंटरेस्ट रेट पर वापस देने हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और वो जो लेन देन जहाँ भी होता है उसको बॉन्ड मार्केट बोलते हैं। मार्केट सिर्फ फिजिकल मार्केट नहीं होती जहाँ पर आप कपड़े खरीदने जाते हैं, वर्चुअल मार्केट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अमेजोन जो कि वर्चुअल मार्केट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो मार्केट वो होता है। तो बॉन्ड मार्केट क्या होगी, जिसमें लेन देन किया जाता है एसेट्स का, पैसों का, जो भी है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे। तो एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप किया जाएगा जिसमें बॉन्ड मार्केट डेवलप किया जाएगा, जिसमें लेन देन किया जाएगा। जो गवर्नमेंट है वो पैसे देगी ब्याज पर, इंटरेस्ट पर, उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा, या फिर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है उनको गिरवी रख देगी, या फिर मतलब कुछ भी कर सकती है बॉन्ड मार्केट को डेवलप करने के लिए, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाएंगे। देन गोल्ड एक्सचेंज का सिस्टम सेटअप किया जाएगा और एक सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के लिए 1000 करोड़ रुपीज़ लगाए जाएंगे। अब देख लेते हैं मार्केट आइडेंटिफायर कोड क्या होता है। यूनिक 4 डिजिट कोड होता है जो कि स्टॉक मार्केट में यूज़ किया जाता है या फिर अदर सिक्योरिटी ट्रेडिंग एक्सचेंजेस में यूज़ किया जाता है। फिनटेक मैंने आपको बता दिया क्या होता है। देन ये गिफ्ट और IFSC क्या था, गिफ्ट इज़ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी कॉल लिमिटेड, ठीक है। कंट्री का फर्स्ट इंटरनेशनल सर्विस सेंटर उसको बनाया जाएगा। अब ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर क्या होते हैं, ठीक है। ये हमारी कंट्री में नहीं है, दूसरी कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करते थे, हमारी कंट्री में भी लाया जाएगा IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जिसका नाम गिफ्ट रखा जाएगा, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। अब ये IFSC क्या होता है, IFSC क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है इंटरनेशनली सभी कंट्रीज़ को, ठीक है। बॉन्ड मार्केट हमने पढ़ा था क्या होती है, डेब्ट मार्केट होती है, इनकम मार्केट या फिर क्रेडिट मार्केट भी बोल देते हैं। एक ऐसा मार्केट प्लेस होता है जहां पर इन्वेस्टर्स आते हैं, सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, मतलब कि अपने पैसे लगा लेते हैं, सिक्योरिटी खरीद लेते हैं और पैसे दे देते हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रॉमिस करती है कि इतने टाइम बाद हम आपको आपके जो पैसे हैं वो इतने इंटरेस्ट के साथ वापस दे देंगे और आप हमें हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस दे देना, ठीक है। डेब्ट सिक्योरिटी की होती है, डेब्ट सिक्योरिटी डेब्ट को बोलते हैं जिनको हम खरीद सकते हैं और सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये भारी भारी टर्म्स हैं, इनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि लेन देन चल रहा है पैसों का, बस आपको सिर्फ इतना समझना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसे दे रही है, ले रही है। मतलब जो गवर्नमेंट के पास एसेट है, गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटीज़ रखी हुई हैं, वो उनको सेल कर देती है ताकि उसके बदले में उसके पास पैसे आ सके। अब उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, डेब्ट सिक्योरिटी से, बॉन्ड मार्केट से, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से, ठीक है।
देन इंक्रीज एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको इंक्रीज किया जाएगा फ्रॉम 49% टू 74%। और ये जब हमारा बजट इंट्रोड्यूस किया गया था 1 फरवरी को, जिस टाइम हमारी फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच दे रही थी, स्पीच देते देते ही स्टॉक मार्केट के शेयर्स जो थे बहुत हाई चले गए थे, इसी रीज़न से, क्योंकि एफडीआई इंक्रीज़ कर दी गई है बहुत सारे सेक्टर्स में, स्पेसिफिकली इंश्योरेंस सेक्टर में। अब एफडीआई अगर इंक्रीज़ होने वाली है, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने वाली है, तो शेयर्स का जो वैल्यू है वो अप चला जाता है। ठीक। और एक इसका डिसएडवांटेज भी है, जब एफडीआई होती है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैनेजमेंट भी कंट्रोल उनके हाथ में आ जाता है, तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट का होल्ड जो है उस पर्टिकुलर एरिया में कम हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाती हैं। देन हम बात करते हैं स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन के बारे में। एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसको सेटअप किया जाएगा। वो क्या करेगी, जो स्ट्रेस्ड डेब्ट है, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है, वो कैसे उतारेगी। गवर्नमेंट के पास जो आइडल एसेट पड़े हैं, जो सोना चांदी जो होता है ना घर में जैसे, वो जो भी पड़ा है वो उसको इन्वेस्टमेंट में डाल देगी कि जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कर लो, और गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाएंगे। ठीक। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में वो डालेगी। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, कोई भी फंड होता है जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स आकर इन्वेस्ट करते हैं। देन रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसबीज प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिनके 51% या फिर उससे ज़्यादा शेयर्स के ऊपर गवर्नमेंट का होल्ड होता है, उनकी फाइनेंशियल कैपिटल कैपेसिटी इंक्रीज़ की जाएगी। कैसे, उनको ज़्यादा रुपए देके, अगर उनको ज़्यादा मनी मिलेगी तो वो ज़्यादा उसको यूज़ कर पाएंगे और बैंक्स को ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक मैंने बता दिया। बैंक रिकैपिटलाइजेशन वही होता है कि जो बैंक्स हैं जिनको स्टेट रन कर रही है, उनको ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा पैसे दे दिए जाए। डिपॉजिट इंश्योरेंस की हम बात कर लेते हैं। अमेंडमेंट किया जाएगा डिपॉजिट इंश्योरेंस में। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है, सपोज आप किसी बैंक में अपना पैसा जमा करा के आए, रात को आपको पता चल जाए कि वो बैंक हो गया दिवालिया, तो क्या होगा, आपका सारे पैसे बर्बाद नहीं। एक आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है जिसके अंदर आपको मेक श्योर किया जाता है कि इतने पैसे अगर आपने जमा कराए हुए हैं बैंक में, तो उसका उतना हिस्सा अगर बैंक करप्ट हो जाता है तो आपको, मतलब अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो उस टाइम पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो वो जो एक्ट है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट, DICGC एक्ट 1961, उसमें जो है थोड़े अमेंडमेंट कर दिए हैं ताकि डिपॉजिटर्स को थोड़ा इजी हो जाए उनका डिपॉजिट इंश्योरेंस मिलना। और जो मिनिमम लोन साइज़ जो एलिजिबल होता था डेप्ट रिकवरी के लिए, सरफेसी एक्ट के अंडर उसको रिड्यूस कर दिया है 50 लाख से 20 लाख में, फॉर NBFCs विद मिनिमम एसेट साइज ऑफ 100 करोड़। ठीक है। सरफेसी एक्ट क्या है उसको हम ग्लोसरी में पढ़ लेंगे। मिनिमम लोन साइज़ क्या है, डेप्ट, अब मान लो किसी बंदे ने लोन ले लिया है बैंक से, दे पा नहीं रहा है वो, तो उसके डेप्ट की रिकवरी के लिए क्या करेंगे, उसको एक लोन साइज होता है जो मिनिमम, जिसकी पहले वैल्यू थी 50 लाख थी, अब उसको 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है। और NBFC क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, जैसे आपकी इंश्योरेंस कंपनीज होती है, वो बैंकिंग सेक्टर्स में नहीं आती है, नॉन बैंकिंग होती है, बट फिर भी फाइनेंशियल सर्विसेज वो प्रोवाइड करती हैं। अभी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। DICGC एक्ट क्या है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 15 जुलाई 1978 में अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961। इसमें यही था कि लोगों को जो है डिपॉजिट दिया जाएगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसके अंदर लिखा होता है बेसिकली कि कितना कितना दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, क्या क्या कंडीशंस होंगी। देन हमने सरफेसी एक्ट पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि इंडियन लॉ है, ये बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अलाउ करता है कि कोई बंदा अगर आपके पैसे लेकर भाग जाता है तो उससे आपको लोन्स की रिकवरी कैसे करनी है। ठीक है। तो वो जो लोन्स की रिकवरी है पहले 50% थी, अब उसको 30% कर दिया, बेसिकली ये की है। अब आगे बात आती है कंपनी मैटर्स की। सपोज जो कंपनीज होती हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनके साथ किसी का कोई मैटर हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो डीक्रिमिनलाइज द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। मतलब क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इसमें क्या होता है, सपोज 4 लोगों ने मिलकर किसी कंपनी में पैसे लगाए, उसमें से एक बंदा हो गया बेईमान, उसने कुछ गलत काम किया और वो पुलिस के हाथ पकड़ा गया, तो उसी बंदे को अरेस्ट किया जाएगा, बाकी 3 उसके लिए लायबल नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक। उसके बाद क्या है, जो स्मॉल कंपनीज हैं उनकी डेफिनेशन रिवाइज कर दी गई हैं।
जो उनकी थ्रेशहोल्ड कैपिटल है वो 50 लाख से 2 करोड़ कर दी गई है। मतलब पहले स्मॉल कंपनी कौन सी होती थी जिनकी थ्रेशहोल्ड कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होती थी, अब वो 2 करोड़ से ज़्यादा कर दिया। मतलब पहले 50 लाख से कम वाली स्मॉल कंपनी में आती थी, अब 2 करोड़ से कम वाली स्मॉल कंपनी में आती है। और टर्नओवर पहले जिसका 2 करोड़ होता था वो स्मॉल कंपनी होती थी, अब जिसका 20 करोड़ भी टर्नओवर है वो भी स्मॉल कंपनी है। स्मॉल कंपनी होने का फ़ायदा क्या है, उनको कुछ पर्टिकुलर रिलैक्सेशंस मिली होती हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रमोटिंग स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स बाय इंसेंटिवाइजिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1% कंपनीज। मतलब पहले क्या 1% कंपनी भी अगर कोई है, मतलब किसी कंपनी को अगर किसी सिंगल पर्सन ने खोला है तो उसको भी प्रमोट किया जाएगा, ठीक। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मैंने आपको बता दिया कि एक पर्सन का किया हुआ गलत उसके लिए दूसरे लायबल नहीं होते हैं। देन कंपनी मैटर्स में हमें एक और चीज़ पढ़नी है कि केसेस का फास्टर रेजोल्यूशन करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, ई कोर्ट सेटअप किए जाएंगे, डेप्ट रेजोल्यूशन के अलग अलग मेथड्स निकाले जाएंगे, डेटा एनालिटिक्स की जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाएगा और MCA 21 वर्जन का यूज़ किया जाएगा। अब ये MCA 21 क्या है? एक ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, किसने स्टार्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने स्टार्ट किया है। इससे क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर की सर्विसेज हैं उन तक पहुंचना, लोग जो हैं उन सर्विसेज को ईजिली अवेल कर पाएंगे। देन डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेल की बात करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, मान लो गवर्नमेंट ने कोई गवर्नमेंट का एसेट है, गवर्नमेंट उसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर लेगी, मतलब अपना शेयर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, प्राइवेट कंपनीज को बेच देगी। और उसमें क्या होता है, जो शेयर वो बेचती है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के हाथ में आ जाता है, उसकी मैनेजमेंट भी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये करना चाह रही है। तो गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है कि 1,75,000 करोड़ गवर्नमेंट इससे कमा लेगी। और वो CPSPs, सेंट्रली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, मतलब कि गवर्नमेंट के पास जो एंटरप्राइजेज हैं उसमें सब में वो प्राइवेटाइजेशन ला रही है, सिर्फ 4 एरियाज़ को छोड़ के। 4 एरियाज़ आपके कौन से हैं? एक तो आपका रोड्स एंड रेलवेज़ है, एटॉमिक रिसर्च है, उसमें 2 और हैं, अभी हम ग्लोसरी में डिस्कस करते हैं उसको। देन वो क्या कर रही है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए स्टेट को भी इंसेंटिवाइज कर रही है, स्टेट्स को भी बोलते हैं कि आप भी डिसइन्वेस्टमेंट करो, थोड़े पैसे कमाओ, ठीक है। और मोनेटाइजर आइडल लैंड, जो लैंड गवर्नमेंट के पास आइडल पड़ी है जिसका कोई यूज़ नहीं है, वो उसको बेच के उसको भी मोनेटाइज करने की सोच रही है। अब हम बात करते हैं CPSP। मैंने आपको बताया था सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का 51% या उससे ज़्यादा शेयर होता है। देन 4 सेक्टर कौन से थे जिसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा? एटॉमिक रिसर्च में, ट्रांसपोर्ट में, पावर पेट्रोलियम में, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में। मतलब कंप्लीटली प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, गवर्नमेंट का होल्ड होगा अभी इसके ऊपर। देन लास्ट पॉइंट क्या है सेकंड पिलर का? गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स क्या किए गए हैं? एक ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम लाया गया है। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम क्या होता है? सोचो आपका एक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, एक अकाउंट SBI में है, एक ICICI में है। तो आपको कितना टफ हो जाएगा ट्रांजैक्शन करना। उसकी जगह अगर आप एक ही बैंक में अकाउंट खुलवा लेते तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ऐसे ही ट्रेजरी सिंगल अकाउंट है, एक सिंगल अकाउंट होता है या फिर बहुत सारे अकाउंट होते हैं जो आपस में लिंक्ड होते हैं, जिससे गवर्नमेंट अपना सारा ट्रांजैक्शन करती है, ठीक है। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा। तो ऐसे मैंने आपको बता दिया एक सिंगल अकाउंट या फिर लिंक्ड अकाउंट होते हैं। सो आज हम क्या करेंगे, यहीं तक डिस्कस करेंगे, क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।